बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, कांच व पारे के लिए स्पर्श कोण होता है यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट। बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसका बहुत ही यूनिक सोल्यूशन है और वो है 135 डिग्री यानी 135 डिग्री इसका सही आंसर है। आइए थोड़ा हम लोग पहले ये समझते हैं कि स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। जब ठोस और द्रव आपस में कांटेक्ट में आते हैं, बात समझिएगा। जैसे सपोज करिए ये आपका एक बीकर है और इस बीकर में एक लिक्विड कोई भी फ्लूइड फिलअप है और उसमें हमने एक सॉलिड को डिप कर रखा है। इस तरीके से ये कोई सॉलिड है और ये इसमें पहले से ही कुछ लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ था, लेकिन जब ये सॉलिड इस लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा तो आप देखेंगे कुछ कर्व बनाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये आप देख रहे होंगे। इसका एक टॉपिक है जो हम आपको अलग से आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो ये जहाँ पे इसने कांटेक्ट किया, ये पॉइंट देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये सॉलिड और लिक्विड आपस में कांटेक्ट में आते हैं। अब बेसिकली अगर इनको कांटेक्ट में आना चाहिए तो ये प्लेन सरफेस है, ऐसे रहना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए था। लेकिन जब इसको हम फोकस करते हैं तो जो प्लेन ना होके क्या होता है, कर्व शेप में कांटेक्ट में आता है। ठीक है ना। तो स्पर्श कोण की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इस कांटेक्ट लाइन पॉइंट से इनसाइड ऑफ द सॉलिड एक टेंजेंट खींचते यानी स्पर्श रेखा, और यहाँ से कर्व से एक स्पर्श रेखा खींचते। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग स्पर्श कोण को कहते हैं। जब स्पर्श कोण का मान द्रव के अंदर बनता है तो वो द्रव ठोस को भिगोते हैं, और जिसमें द्रव के बाहर कोण बनता है वो द्रव ठोस को नहीं भिगोते। तो जैसे हम देखते हैं पारा यानी मरकरी जो होता है वो कांच को नहीं भिगोता है, यानी इसका जो स्पर्श कोण बनेगा वो आप देखेंगे बाहर की तरफ बनता है। यानी इस तरीके से ये कोई सॉलिड है और ये मरकरी में डिप किया जाएगा तो इस तरीके से यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बनेगा वो ये बाहर की तरफ बनता है, इस तरीके से। ठीक है, यानी मरकरी पारे को नहीं भिगोता है, ऐसे आम भाषा में ये कहा जाएगा। और इसका स्पर्श कोण इसीलिए इतना होता है 135 डिग्री। यहाँ से एक क्वेश्चन आप और समझ सकते हैं कि जैसे आप ये समझ सकते हैं कि अगर जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होंगे तो वो द्रव ठोस को भिगो देंगे, और जो 90 से ज़्यादा होंगे वो ठोस को नहीं भिगोते। इसीलिए आप देखते हैं जो थर्मामीटर में जो लिक्विड फिल किया जाता है वो मरकरी फिल किया जाता है, क्योंकि जब मरकरी ऊपर चढ़ता है और फिर जब उसको नीचे उतारा जाता है तो एक एक मॉलिक्यूल्स उसका वापस नीचे आ जाता है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में श्यानता का विमा या श्यानता से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसका विमीय सूत्र होता है ml-1 T-1। ये कैसे आता है इसके लिए आप मेरे बाकी यूट्यूब वीडियोस से पता कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से अधिक होता है, स्थिर रहता है, कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे गतिक होता है, गतिक घर्षण बल का मान। देखिए घर्षण बल गति अवस्था में भी लगता है और विराम अवस्था में सीमांत घर्षण के रूप में भी लगता है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई वस्तु गति करने लगती है तो यानी उसका घर्षण बल कम ही होगा, तभी तो वो वस्तु गति कर रही है। और यदि कोई वस्तु गति नहीं कर रही है तो यानी उसका घर्षण बल ज़्यादा होगा, तभी तो वो गति नहीं करवा पा रहा कोई उससे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा आंसर है, गतिक घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा सी है। राइट ऑप्शन क्या है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक न्यूमेरिकल है किसी आदर्श स्प्रिंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, आदर्श स्प्रिंग की बात चल रही है यहाँ पर। किसी आदर्श स्प्रिंग का बल नियतांक 400 न्यूटन पर मीटर है यदि स्प्रिंग के एक सिरे से 100 पर पाई स्क्वायर kg का द्रव्यमान दोलन करता है तो दोलन काल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग फिगर से और समझते हैं। जैसे सपोज करिए ये कोई फिक्स पॉइंट है और यहाँ से हमने एक स्प्रिंग आदर्श स्प्रिंग इस तरीके से ये हमने सस्टेन कर ली और यहाँ पर हमने एक द्रव्यमान को लटका दिया। ठीक है, इस द्रव्यमान को जो भार उसने बताया है वो बताया 100 पर पाई स्क्वायर kg, ये उसने बताया है। और इस स्प्रिंग का जो बल नियतांक उसने कहा है वो कहा है 400 न्यूटन पर मीटर। इस कंडीशन पे हम या तो स्प्रिंग को खींच के छोड़ देंगे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे छोड़ दें तो ये स्प्रिंग ऊपर नीचे अपनी साम स्थिति के दोनों ओर दोलन करेगी। उस दोलन का आवर्तकाल पूछा गया है हमसे, t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कॉमन फार्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट k अपॉन m। वैल्यू पुट करते हैं, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट k की वैल्यू है नहीं, एक मिनट, फार्मूला गलत हो रहा है, इसको हम लोग यहीं पे सुधार लेते हैं। m अपॉन k, फिर से सुनिएगा, फार्मूला होता है m अपॉन k, इसको फिर से सही से लिख लें, m अपॉन k। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट, m की वैल्यू हमारे पास है 100 पर पाई स्क्वायर, k की वैल्यू है 400। इस तरीके से देखिएगा, इसको सही से लिख लें, 2 पाई 100 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 400। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और जो बचता है उसको लिख लेते हैं, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 2 पाई इंटू 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और पाई का स्क्वायर रूट होता है पाई। तो आप देखेंगे ये और ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ बचता है 1 सेकेंड इज द टाइम पीरियड, यानी इस पिंड का आवर्तकाल कितना होगा, 1 सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में सरल लोलक की गति होती है कैसी, सरल रेखीय, अवमंदित, प्रणोदित या सरल आवर्त। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, वायु हमारे दोलनों के लिए घर्षण का काम करती है और जब भी किसी दोलन में घर्षण उत्पन्न होंगे तो वो उसकी गति अवमंदित गति कहलाती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको समझिएगा कि जब भी किसी वायु की उपस्थिति में हम दोलन कराते हैं तब उसके दोलनों की जो गति होती है वो अवमंदित होती है, यानी वो गति धीरे धीरे कम होती रहती है और अंत में वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है। तो राइट ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति का प्रतिबंध है, यानी अगर कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी कोई वस्तु आवर्त गति करेगी या सिंपल गति करती है उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। अब एसएचएम के लिए यानी सरल आवर्त गति के लिए जो कंडीशन होती है, जो त्वरण है वो अनुक्रमानुपाती होना चाहिए विस्थापन की। ठीक है, और यहीं पे इम्पोर्टेंट बात, विस्थापन की विपरीत दिशा के, ध्यान दीजिएगा, त्वरण विस्थापन की विपरीत दिशा के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। अगर ये कोई प्रूफ, ये अवस्था आपको कहीं मिल जाए तो 100% वो वस्तु कौन सी गति करती है,
सरल आवर्त गति, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। वस्तु देखने में अगर आपको नहीं लगता है कि ये सरल आवर्त गति नहीं कर रही, अगर उसको सिस्टमेटिक प्रूफ करते हैं तो वो ऐसी कंडीशन को फॉलो कर लेती है, तो वो 100% एसएचएम कर लिए, देखने में लगे या ना लगे, लेकिन कंडीशन अगर उसने फॉलो कर रहा है तो वो 100% एसएचएम यानी सरल आवर्त गति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर ना करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैस में ऊष्मा संचरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? देखिए, गैस और लिक्विड में जो ऊष्मा स्थानांतरण यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाती है तो वो विधि कहलाती है संवहन, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इग्नोर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स अंक का मान होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड, उन्होंने किसी भी द्रव के प्रवाह के लिए कुछ अंकों का एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसे हम लोग रेनॉल्ड्स अंक कहते हैं। जैसे प्रवाह कितने तरीके का होता है, अगर हम बात करें तो प्रवाह एक धारा रेखीय होता है, एक लेमिनार होता है, एक होता है मिला जुला प्रवाह और एक होता है विक्षुब्ध प्रवाह, जिसे हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि धारा रेखीय प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स अंक की क्या मान होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, धारा रेखीय प्रवाह के लिए जो कंडीशन होती है वो रेनॉल्ड्स अंक का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 2000 से कम होना चाहिए। अगर ये अंक इसके बीच में प्राप्त होता है तो आप समझ जाइए 100% कौन सा प्रवाह हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह। यहाँ पे हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे। अब जैसे कोई आपको न्यूमेरिकल दिया गया है और उस न्यूमेरिकल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि प्रवाह कौन सा है, तो आप कहेंगे ये कैसी बात है। तो कोई भी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या पता करेंगे, उस न्यूमेरिकल से रेनॉल्ड्स अंक ज्ञात करेंगे। अगर वो अंक इन दोनों संख्याओं के बीच में से होंगे तो 100% उसका प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखीय प्रवाह होगा। ठीक है, यहीं पे हम आपको और बताना चाहेंगे कि अगर वो 2000 से ज़्यादा मिलता है और 3000 से कम, जैसे कि ऑप्शन ए आपको दिख रहा है 2000 से ज़्यादा और 3000 से कम, तो इसको हम लोग कहते हैं मिला जुला प्रवाह, यानी धारा रेखीय भी है और उछल पुछल भी उस द्रव में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर अगर आपको 3000 से ज़्यादा भी अगर कोई अंक मिलता है किसी भी न्यूमेरिकल में या कहीं पर, वो जैसे कि ऑप्शन बी में दिखाया जा रहा है 3000 से अधिक, तो समझ लीजिए टर्बुलेंट फ्लो की बात चल रही है, यानी विक्षुब्ध प्रवाह जिसको कहा जाता है, यानी आंधी तूफान की अवस्था जिसको कहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था धारा रेखीय प्रवाह, तो इसके लिए राइट ऑप्शन आपका है सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टोक्स का नियम बहुत फेमस है। स्टोक्स का नियम होता है F=6π∗RV। ये बहुत फेमस स्टोक्स लॉ है जो किसी द्रव में किसी वस्तु पर लगने वाले बल की गणना के बारे में बताता है। तो राइट ऑप्शन आपका है डी, यानी 6π∗RV। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। इसकी डेफिनेशन ही यही है, अगर किसी दोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है तो उसे सेकेंड लोलक कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर ना किया जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरफ चलते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा, ये बोर्ड में बहुत पूछी जाती है। ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर ना करिएगा। इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी mL T⁻³ और θ⁻⁻1। दिस इज द राइट आंसर। ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा, आप इसको याद करना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सतता का समीकरण है। देखिए क्वेश्चन ईजी है लेकिन पूछा थोड़ा ट्रिक तरीके से है। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो ये होती है A × V = कांस्टेंट। ये इसका
मतलब रूप होता है। अगर हम क्या करें, इसको इधर भेज दें, यानी a इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन v, यानी इसको 1। अब कांस्टेंट जब हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यानी a प्रोपोर्शनल 1 अपॉन v। ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, या ये मिलना चाहिए, या इसका रिवर्स हो जाए v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कैपिटल A। तो इन दोनों में से जो फॉर्मेट आपको यहाँ मिलता है वो सही होगा। तो वो आपको मिलता है ऑप्शन नंबर ए में, ये वाला फॉर्मेट इस बेस पे। बाकी इसमें से कोई फॉर्मेट आपको मैच नहीं कर रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए, जो इस फॉर्मूले से ही बनाया हुआ है, अलग से नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बस, और कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक न्यूमेरिकल है, आइए इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी कण की सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण आपको दी गई है। ठीक है, किसी कण की सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण आपको दी गई है। y इजकल टू 0.5 साइन 0.5 पाई t प्लस का पाई/3, ये आपको एक समीकरण दी गई है मीटर। आपसे पूछा जा रहा है इस समीकरण से आवर्तकाल बताइए। इस समीकरण की हम लोग तुलना कर लें, y इजकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 से तुलना अगर कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें, तो हमें तुलना से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से अगर आयाम पूछा जाता तो हम तुरंत बता देते a इजकल टू 0.5 मीटर। इसी तरीके से t से t की तुलना हो जाएगी, तो t के साथ जो क्वांटिटी होगी वो हमारे लिए क्या होगी, ओमेगा, यानी ओमेगा होगी 0.5 पाई रेडियन पर सेकेंड। अगर वो एंगल की बात करता तो यहाँ से हम एंगल भी इसको बता देते पाई/3, लेकिन हमें ओमेगा से काम हमें चलेगा, क्योंकि हमें t इक्वल टू पता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू पाई। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 0.5 पॉइंट हटा देंगे, यहाँ एक 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, और t इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 4 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और मेहनत कराता आपसे, तो राइट ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृष्ठ तनाव कैसी राशि है, तो बहुत सिंपल से आंसर है इसका, पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जो कहता है केश नली में द्रव के उन्नयन द्वारा पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है। ठीक है, केश नली जिसका त्रिज्या बाल के आकार की हो उसे हम लोग केश नली कहते हैं। केश नली में द्रव के चढ़ने और उतरने की घटना को हम लोग केशिकात कहते हैं, यानी कैपिलरिटीज। एक टॉपिक है जो क्लास में पढ़ाया गया था और यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा हमारे, वहाँ से आप इसको देख लीजिए। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया आपसे, तो उसका फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, टी इक्वल टू आर एच प्लस आर अपॉन 3 इंटू रो जी होल अपॉन 2 कॉस थीटा। ये इसका फार्मूला है सरफेस टेंशन का, यानी पृष्ठ तनाव का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये आपको फार्मूला याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गैस की श्यानता ताप के बढ़ने से बढ़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस की श्यानता ताप के बढ़ने से बढ़ती है। अगर यहीं पे क्वेश्चन कर दिया जाता द्रव की श्यानता ताप के बढ़ने से, तो यहाँ पे आपको द्रव के लिए अगर क्वेश्चन होता तो आपको घटती है, गैस के लिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बढ़ती है। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही ट्रिकी है, भ्रम हो जाता है जब क्वेश्चन आता है सामने एग्जाम में, जल्दी बच्चे इसको कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है। एक केश नली को जल में डुबोए जाने पर जल 8 सेंटीमीटर चढ़ जाता है। दूसरी केश नली जिसकी आंतरिक त्रिज्या पहली त्रिज्या से 1/3
को जल में डाला जाता है तो उसमें जल कितना चढ़ेगा। ऑप्शन आपके सामने ये है। पहले क्वेश्चन को हम लोग फिगर से समझते हैं। जैसे सपोज करिए 2 बीकर हैं और दोनों में हमने केश नली को डिप किया इस तरीके से। ये द्रव था हमारा और ये इसमें मान लीजिए यहाँ तक चढ़ जाता है। तो ये उसने कहा है कि यहाँ पे जो चढ़ा है द्रव वो कितना चढ़ा, 8 सेंटीमीटर। जब इसकी त्रिज्या कुछ भी रही हो, अभी पता नहीं है हमें, जब हम क्या कर देते हैं दूसरे वाले बीकर में वही केश नली, ऐसी केश नली लेते हैं जिसकी पहली वाली त्रिज्या से त्रिज्या क्या हो जाए, कम हो जाए, और तब जल कितना चढ़ेगा। देखिए जल केश नली में ऊपर चढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। कितना चढ़ता है वो अभी बताते हैं। जितना इसका एरिया कम होता जाएगा जल उतना ही ऊपर चढ़ता चला जाएगा। एक लॉजिकली बात यहाँ पे समझिएगा। जैसे आप समझिए पहले जब त्रिज्या कुछ भी थी तो 8 सेंटीमीटर चढ़ता था, अब त्रिज्या कम कर दी गई है तो जल और ज़्यादा ही चढ़ेगा। ये बात सोच लीजिएगा, जल और ऊपर चढ़ेगा, यानी 8 सेंटीमीटर से तो ऊपर ही चढ़ने वाला है। 8 से 16 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, लेकिन सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकते। ये एक लॉजिकली बात है यहाँ पे समझने वाली। अब फार्मूले के बेस से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हाइट यानी ऊंचाई और त्रिज्या का जो मल्टीपल होता है वो कांस्टेंट होता है। ये एक ट्रिक है, इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके बेस पे हम लोग लिख सकते हैं H1R1 = H2R2। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गिवन क्या कर लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पे दिया गया है पहले कितनी ऊंचाई तक जल चढ़ता है, उसने कहा है 8 सेंटीमीटर। पहले कितनी त्रिज्या थी, हम लोग कर देते हैं R। अब कितनी त्रिज्या है, पहले त्रिज्या की 1/3, और अब जल कितना चढ़ता है, बस यही हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो इसके बेस पे जो जो हमें क्वांटिटी पता है उसको रख देते हैं। H1 8, R कर लेते हैं, H2 हमें पता करना है और R2 हम कर लेते हैं R/3। R से R कैंसिल हो जाएगा, 3 का इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 8 तियाँ हमारे लिए आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है और आ भी सकता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल है और सिंपल है, देखते हैं किस तरीके से करना है इसको। इसमें कहा जा रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक क्षैतिज धरातल पर रखा है। ठीक है। ये एक क्षैतिज धरातल है और यहाँ पर कोई जो पिंड रखा गया है उसका द्रव्यमान उसने बताया है कितना है, 2 किलोग्राम। ठीक है। और इस पर जो क्षैतिज घर्षण गुणांक है, यानी जब ये यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे जो क्षैतिज घर्षण गुणांक जो लग रहा है उसका मान उसने बताया है 0.4। ठीक है। जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका द्रव्यमान हमेशा, वस्तु का द्रव्यमान हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है और प्रतिक्रिया हमेशा सतह के लंबवत ऊपर की ओर होती है। ये दूसरी बात, ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि इस बल वस्तु पर बल लगाया जाता है 2.5 न्यूटन का। बल इस तरफ भी हो सकता है, बल इस तरफ भी लगाया जा सकता है। ठीक, हम लोग इस तरफ बल लगा देते हैं, जो उसने कितना लगाया, 2.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। पिंड और क्षैतिज धरातल के बीच घर्षण बल की गणना कीजिए, यानी अगर हम इस बल को लगाते हैं तो यहाँ पर कितना घर्षण बल उत्पन्न होगा, ये हम लोगों का क्वेश्चन है, यानी घर्षण गुणांक कितना होगा यहाँ पर। ठीक है। तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने R=mg, ये एक बैलेंसिंग हो रही है इस तरीके से। अब हम लोग जानते हैं घर्षण गुणांक यानी Fs होता है हमारे लिए μs और R। ठीक है। R की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो μs × mg। g की वैल्यू इसने दी नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पर 9.8 ही लेंगे। तो μs हमारे लिए है 0.4, m हमारे लिए है 2, g हमारे लिए होता है 9.8। 4 को डबल कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 0.8 × 9.8। इसका गुणा कर लेंगे तो 8 ने 72,
की 2, 8 9 81 और 81 7, नहीं 1 मिनट, 8 2 64 होता है, 64 की 4, 8 9 72 और 72 और 6 आपके 78 बना देंगे और 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। यानी यहाँ पे जो घर्षण बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 7.84। ये तो हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन बी यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ समझाना चाहते हैं, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाता है एग्ज़ाम में, अगर वो क्वेश्चन ये हो जाता है क्या 2.5 का न्यूटन लगाने से ये वस्तु गति करेगी, उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा, क्या जवाब देंगे इसका। तो आप देखिएगा हमने कितना बल लगाया है वस्तु को गति करने के लिए, 2.5। यहाँ पे घर्षण बल कितना उत्पन्न हुआ, 7.84। यानी आप ये कह सकते हैं लगाया गया बल का मान उत्पन्न घर्षण बल के मान से कम है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे 100% वस्तु गति नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा लगाया हुआ बल उस रोकने वाले घर्षण बल से कम था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है क्या वस्तु गति करेगी, यहाँ पे यही पूछ देते तो आप बता सकते नहीं करेगी, इस कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर ना करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोलन गति करते हुए किसी पिंड की ऊर्जा होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें अक्सर भ्रम पैदा होता है, लेकिन इसको अगर आपने एक बार रट लिया और समझ लिया तो कभी कोई गलती होने वाली नहीं है। देखिए इसके लिए हमेशा ऊर्जा और आवृत्ति का एक संबंध होता है, 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर, ये आपकी आवृत्ति है। यहाँ पे एक ही संबंध ऐसा है जो ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में है, जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसको आप रट लें, तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्दी के दिनों में रजाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वायु ऊष्मा की डैश होती है। देखिए हम लोग रजाई का उपयोग इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर से निकलने वाली ऊष्मा वातावरण में ना जा सके। पहली चीज, अगर वो ऊष्मा वातावरण में चली जाएगी तो हमारा वातावरण का टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम अवस्था बनने लगी, यानी हमारा टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। तो अपने शरीर से निकलने वाली ऊष्मा को रोकने के लिए हम लोग रज़ाई को ओढ़ लेते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब रज़ाई में ऐसा क्या होता है जिससे हमारी ऊष्मा रुक जाती है, तो रज़ाई में आप देखते हैं एयर बबल्स, रुई के सिरों के बीच में वायु के बबल्स होते हैं। वो वायु के बबल्स हमारे शरीर से निकलने वाली ऊष्मा का बाहर जाने से रोक देते हैं या उनकी जाने की दर को कम कर देते हैं। तो जब कोई किसी को रोकता है प्रवाह होने से तो वो उसका कुचालक होता है, ना कि चालक। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सीधा सा आंसर है, वायु ऊष्मा की कुचालक होती है रजाई, सर इस रजाई की अवस्था में, और वैसे भी होती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, ए। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। आगे भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप चैनल से जुड़े रहिएगा, अपनी कमेंट देते रहिएगा, कैसे आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे, इम्पोर्टेंट लगे, या कुछ और भी आप किसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। अपने दोस्तों और फ्रेंडों से कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइए कमेंट करके, कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।